दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर। लॉकडाउन के समय में जिन्होंने चुकाई थी ईएमआई, आज से कैशबैक आना हुआ शुरू। जी हम बात कर रहे हैं कि देश के सभी बैंकों ने लोन मॉरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले कर्जदारों से वसूला गया ब्याज पर ब्याज लौटाना शुरू कर दिया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत आधारकर्ता या छोटे कारोबारियों को आज से कैशबैक किया जाना शुरू हो गया है। बैंकों की ओर से उन्हें भी रिफंड किया जा रहा है जिन्होंने लोन मॉरेटोरियम सुविधा का लाभ नहीं लिया था। आपको बता दें, कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कहा था कि 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वाले और कोरोना वायरस संकट के बीच भी समय पर किस्त चुकाने वाले को कैशबैक दिया जाएगा। बैंकों को 5 नवंबर 2020 से स्कीम लागू करने को कहा गया था। दरअसल कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने मार्च 2020 में कर्जदारों को अस्थायी तौर पर लोन या क्रेडिट कार्ड बकाया की मासिक किस्त 3 महीने तक नहीं चुकाने की छूट दे दी थी। इसके बाद इस अवधि को 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि पटाखे बैन करने की याचिका पर एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर के बाद अब इन राज्यों यानी 14 और राज्यों को भेजा है नोटिस। जी हां, आपको बता दें कि पटाखे बैन करने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका पर पहली सुनवाई हो चुकी है। दूसरी सुनवाई 5 नवंबर को है, लेकिन इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 4 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखों को जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बैन कर देना चाहिए या नहीं। लेकिन इस सुनवाई से पहले ही एनजीटी ने एक बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें, अभी सुनवाई में 14 और राज्यों को शामिल किया गया है, उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। मंगलवार को एनजीटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा को अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए थे। लेकिन अब इस सुनवाई में 16 और राज्य शामिल किए गए हैं जहां हवा की गुणवत्ता कमतर है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अब 5 नवंबर को होने वाली सुनवाई में ये राज्य भी अपना पक्ष रखेंगे। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि भारतीय सेना ने बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र। समय से पहले रिटायर हुए तो नहीं मिलेगी पूरी पेंशन। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार भारत की तीनों सेनाओं के अफसरों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विचार कर रही है। कुछ न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि पहला, सेना में कार्यरत अधिकारी जो वक्त से पहले रिटायरमेंट लेते हैं उनकी पेंशन कम कर दी जाएगी। दूसरा ये कि रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ा दी जाएगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एचआर से जुड़े मामलों को देखने और कोऑर्डिनेशन के लिए बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से 29 अक्टूबर को एक लेटर जारी हुआ था। इसमें कहा गया कि पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का ड्राफ्ट 10 नवंबर तक तैयार कर डीएमए के सेक्रेटरी जनरल बिपिन रावत को रिव्यू के लिए भेज दिया जाए। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से है कि 7 माह बाद महाराष्ट्र में 5 नवंबर से फिर खुलेंगे सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स हैं। उसमें ये होंगी शर्तें। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के दिन से बंद चल रहे सिनेमाघर, नाटकघर और मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। महाराष्ट्र में सिनेमाघर 7 माह से अधिक समय से बंद चल रहे थे। प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर स्थित सिनेमाघर, नाटकघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और योग संस्थान 5 नवंबर से फिर से खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार ने बुधवार को ये जानकारी दी है। सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और नाटक घरों को 50% लोगों के बैठने की क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति होगी। साथ ही साथ इनके अंदर किसी भी तरह के खाने के सामानों की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। ये सभी प्रतिष्ठान मार्च में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन
लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद से बंद है। पिछले महीने राज्य में होटल और बार को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई थी। नए सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल और कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित स्विमिंग पूलों को 5 नवंबर को फिर से खोला जा सकता है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से है कि जंतर मंतर पर पंजाब के सीएम का धरना। बोले केंद्र सरकार कर रहा है सौतेला व्यवहार। जी हां, बात करें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ बुधवार को दिल्ली में धरना दिया और केंद्र सरकार पर उनके राज्य के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों के आंदोलन का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और चीन एवं पाकिस्तान इस सीमावर्ती राज्य में शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य के किसानों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि केंद्र उनकी जीविका के खिलवाड़ कर रही है। पहले यह धरना राजघाट पर प्रस्तावित था, लेकिन वहां धारा 144 लगने के कारण इसे जंतर मंतर पर किया गया। धरने में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको एक व्यवस्था की जगह दूसरी व्यवस्था लाकर क्या मिला और ये दूसरी व्यवस्था पंजाब में नहीं चल सकती। किसानों से खरीद के लिए किसी को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आप मौजूदा व्यवस्था को बाधित मत करिए। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडम से लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें जो कि इंडियन रेलवे को लेकर है कि पंजाब आंदोलन की वजह से घटी रेलवे की कमाई, हर रोज हो रहा करोड़ों का नुकसान। जी हम बात करें कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण ट्रेन का संचालन बंद है, जिसकी वजह से विभाग को हर रोज करीब 14 करोड़ 85 लाख का नुकसान हो रहा है। अब तक रेलवे को कुल 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 24 सितंबर से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से रेलगाड़ियों के रेक और लोको फंसे हुए हैं, जिससे वहां के यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में अब भी 4 स्थानों पर किसान यूनियनों ने रेल को ब्लॉक कर रखा है। इनमें अमृतसर के करीब जंडियाला में मेल लाइन, नाभा पावर प्लांट, तलवंडी साबू पावर प्लांट और HPCL मित्तल रिफाइनरी लाइन शामिल है। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि सिर्फ 4 महीने में पतंजलि ने बेची 25 लाख कोरोनिल किट्स, हुई 250 करोड़ की कमाई। जी हां, बात करें कि बाबा रामदेव ने पतंजलि कोरोनिल को देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 4 महीने में कंपनी ने अब तक कोरोनिल की 25 लाख यूनिट बेच दी है। पतंजलि ने दावा किया था कि इस दवाई के इस्तेमाल से कोरोना से बचा जा सकता है, जिसके बाद देश के साथ साथ विदेशों में भी इस दवाई की मांग काफी तेज है। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 महीने में कंपनी का प्रॉफिट 250 करोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि कंपनी ने 23 जून को दावा किया था कि कोरोनिल और स्वसारी के मिश्रण से कोरोना वायरस इलाज की दवा खोज ली है, जो 7 दिन में इस जानलेवा संक्रमण को शरीर के अंदर से खत्म कर देती है। तो दोस्तों, आप लोग कितना सहमत है इस कोरोनिल दवा को लेकर कि क्या वाकई में इससे कोरोना का बीमारी खत्म हो सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर नई FIR, मां बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार। अब महिला पुलिस से मारपीट का केस। जी हां, बात करें कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। अर्नब पर 2018 में एक महिला और उसके बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। देर रात अर्नब ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। आज इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अलीबाग जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अर्नब गोस्वामी के साथ फिरोज शेख और नितेश सारदा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले अर्नब ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। रिपब्लिक टीवी ने अर्नब के घर के लाइव फुटेज भी दिखाए, जिसमें पुलिस और अर्नब के बीच झड़प होती दिख रही है। अर्नब की गिरफ्तारी के 12 घंटे में उनके खिलाफ दूसरा केस दर्ज किया गया है। NM जोशी पुलिस स्टेशन में धारा 353 के तहत FIR दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अर्नब पर महिला पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद अर्नब को रायगढ़ की जिला अदालत में पेश किया गया। अर्नब ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे मारपीट की। इसके बाद कोर्ट ने फिर से उनका मेडिकल करवाने का आदेश दिया। दूसरा मेडिकल होने के बाद अलीबाग थाना पुलिस अर्नब को फिर से रायगढ़ जिला अदालत में पेशी के लिए ले गई है।
और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बॉबी देओल की लीड परफॉर्मेंस वाली वेब सीरीज आश्रम पर खतरा, करनी सेना के निशाने पर आए प्रकाश झा। वेब सीरीज आश्रम का ट्रेलर और पूरी सीरीज पर रोक लगाने भेजा नोटिस। जी हां, आपको बता दें कि बॉबी देओल की लीड परफॉर्मेंस वाली वेब सीरीज आश्रम को लेकर करनी सेना ने कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। करनी सेना ने सीरीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के नाम पर नोटिस भेजा है, जिसमें हिंदू धर्म की आश्रम व्यवस्था के गलत प्रस्तुतिकरण को लेकर वेब सीरीज का ट्रेलर हटाने और पूरी सीरीज की रिलीज रोकने की मांग की गई है। आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड दिवाली से पहले 11 नवंबर को रिलीज होने वाली है। सीरीज के रिलीज होने में 7 दिन बाकी है और करनी सेना इसे रुकवाने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें जो कि बिहार चुनाव को लेकर है, जिसमें शिवसेना बोली कि भाजपा जदयू के साथ कर रही है विश्वासघात, चुनाव में कहीं छुपकर तो कहीं खुलेआम दे रही है धोखा। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर सीधा हमला बोला है। शिवसेना के पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे ने भाजपा के चरित्र पर सवाल उठाया है। कहा कि भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर लाभ ले लेती है और जब वहां अपना पांव जमा लेती है तो अपनी ही सहयोगी पार्टी के साथ विश्वासघात कर उन्हें हराने में लग जाती है। आपको बता दें कि खैरे ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में जो शिवसेना के साथ किया वही बिहार में नीतीश कुमार के जदयू के साथ कर रही है, कहीं छुपकर तो कहीं खुलेआम धोखा दे रही है। कहा जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा पहुंचा रही है। अब देश की सभी पार्टियों को भाजपा की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा है। और दोस्तों, में अगली खबर आ रही है बॉलीवुड में। आपको बता दें जो कि दुखद है कि फरेब और मेहंदी जैसी फिल्मों के एक्टर रहे फराज खान का 46 साल की उम्र में निधन हो गया। सलमान खान ने चुकाए थे मेडिकल बिल। जी हां, आपको बता दें कि 90 के दशक में फरेब और मेहंदी जैसी फिल्मों के एक्टर रहे फराज खान का 46 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया था। बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले काफी समय से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और वो आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। बुधवार को फराज जिंदगी की जंग हार गए और उनकी मौत हो गई। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि सऊदी से है कि सऊदी में प्रवासी मजदूरों पर लगे कई सारे प्रतिबंध होंगे खत्म, 1 करोड़ कामगारों पर होगा असर। जी हां, बात करें कि सऊदी अरब ने बुधवार को घोषणा की है कि वह कम वेतन में काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों की स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से बहुत सारे प्रतिबंधों को हटाने जा रहा है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक विदेशी कर्मचारियों को उनके नियोक्ता द्वारा नियोक्ताओं को स्थानांतरित करने, नौकरी छोड़ने और देश में फिर से प्रवेश करने अपने नियोक्ता की सहमति के बिना निकास वीजा की अनुमति दी जाएगी। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। मार्च 2021 से ये लागू हो जाएगा। उप मंत्री अब्दुल्ला बिन नासिर अबूथैन ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के संबंध में जारी की गई पहल के मार्च 2021 में प्रभाव में आने की संभावना है। और दोस्तों, में अगली खबर आपको बता दें जो कि मध्य प्रदेश से आ रही कि प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन अब मध्य प्रदेश में होगा इलीगल। शिवराज सरकार लाने जा रही है सख्त कानून। आपको बता दें कि भारत में लव जिहाद का मुद्दा इन दिनों काफी गर्म है। प्यार के नाम पर युवाओं का धर्म परिवर्तन कर शादी कराने वालों के खिलाफ अब मध्य प्रदेश में कानूनी डंडा चलने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ऐलान किया कि जो प्यार के नाम पर शादी करके दूसरे का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम मध्य प्रदेश में सख्त कानून लाने जा रहे हैं। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही ये कानून लागू हो जाएगा। दरअसल बुधवार को राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में कई अधिकारियों ने विचार विमर्श के बाद लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून लाने पर एकमत हुए। मीटिंग के बाद शिवराज सिंह ने सार्वजनिक रूप से कानून लाने का ऐलान किया। इस क्रम में सीएम ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि अपराधी तत्वों विशेष रूप से बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। अपराधी तत्वों विशेष रूप से बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जिसमें अर्नव की गिरफ्तारी पर पीड़ित अन्वय की पत्नी ने मुंबई पुलिस को कहा थैंक यू। जी हां, आपको बता दें कि 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने आरोपी रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। अर्नव की गिरफ्तारी के बाद अन्वय नाइक की पत्नी अक्षिता नाइक और उनकी बेटी अदन्या नाइक ने महाराष्ट्र पुलिस को कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए अक्षिता नाइक ने कहा कि मैं वर्ष 2018 को नहीं भूलूंगी। मेरे पति ने अपने सुसाइड नोट में 3 नामों का उल्लेख किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मेरे पति की मौत के पीछे अर्नव गोस्वामी है। मैं हर एक भारतीय से अनुरोध करती हूं कि वह उनकी मदद ना करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई हमारे लिए न्याय है। अक्षिता नाइक ने कहा कि मैं वास्तव में महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूं कि ये दिन मेरे जीवन में आया है। मैंने बहुत सब्र रखा। हालांकि मेरे पति और सास इसके साथ वापस नहीं आएंगे, लेकिन वे अभी भी मेरे लिए जीवित हैं। अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक ने कहा कि मेरे पिता ने परियोजना पर अपना पैसा, ऊर्जा, रक्त और पसीना खर्च किया। इन सब के बावजूद गोस्वामी ने कोशिश की कि मेरे पिता को उनका बकाया नहीं मिले। उसने लगातार मेरे पिता को धमकी देते हुए कहा कि वह उनका करियर और मेरा करियर खत्म कर देगा। अदन्या नाइक ने कहा कि अर्नव ने मेरे पिता के क्लाइंट समेत सभी से मेरे पिता को कोई काम नहीं देने को कहा था। अदन्या ने मामले में पूर्व जांच अधिकारी सुरेश वाड्रे पर भी आरोप लगाए हैं। फरवरी और मार्च 2019 के बीच कहा कि हम अपने पिता के सुसाइड नोट और रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट लेने के लिए अलीबाग पुलिस स्टेशन गए थे। जांच अधिकारी सुरेश वाड्रे ने हमें एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। अदन्या ने कहा कि जब हमने पढ़ा तो हमने पाया कि उन्होंने एक पंक्ति का उल्लेख किया है जिसमें लिखा था कि हमने बदला लेने के लिए ये शिकायत दर्ज की है और अब हम अपना मामला वापस लेना चाहते हैं। पेपर पढ़ने के बाद मैंने उस पेपर की तस्वीर लेने की कोशिश की जिसका अधिकारी ने विरोध किया और फिर उसने पृष्ठ को फाड़ दिया और हमें वहां से जाने के लिए कहा। अदन्या ने कहा कि पुलिस अधिकारी अर्नव के स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अदन्या ने कहा कि अर्नव को विशेष अधिकार क्यों दिया गया? क्या वह कोई भगवान है? अर्नव के बयान मुंबई पुलिस आयुक्त के संयुक्त सीपी कार्यालय में दर्ज किया गया था। हम उस समय मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय बर्फे से मिले थे। हमने अनिल पारस्कर एसपी रायगढ़ से कई बार मुलाकात की और पीएमओ इंडिया को भी लिखा, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके पिता का मामला बंद हो गया था और उसे और उसकी मां को भी इसकी जानकारी नहीं थी। 5 मई 2020 को मेरे पिता की पुण्यतिथि पर हमने न्याय के लिए आवाज उठाने का फैसला किया और हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर के वकील का दावा, अर्नव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने बेल्ट से मारा, पत्नी को भी नहीं दी गिरफ्तारी की जानकारी। जी हम बात कर रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी को कल सुबह मुंबई पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि अर्नव को 2 साल पुराने इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या मामले में अरेस्ट किया गया है। अर्नव ने पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर अब उनके वकील ने भी दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने अर्नव को बेल्ट से मारा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अर्नव की गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पत्नी को भी नहीं थी। बाद में जब पंचनामा हुआ तब उनकी बीवी को अरेस्ट होने के बारे में बताया गया। यही नहीं, वकील ने आगे कहा कि मुंबई पुलिस अचानक अर्नव गोस्वामी के घर पहुंची और उस दौरान उसने घर में मौजूद सदस्यों के साथ धक्का मुक्की भी की। इसके बाद उसने परिवार के लोगों को एक कमरे में 3 घंटे तक के लिए बंद कर दिया। परिवार के एक सदस्य के हाथ पर चोट लगने के कारण पट्टी बांधी गई थी। इस पट्टी को भी पुलिस द्वारा हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अर्नव के बाएं हाथ में खरोच है। उनके साथ 2 पुलिस अधिकारियों ने मारपीट की है। मालूम हो कि रिपब्लिक टीवी ने अर्नव के घर के लाइव फुटेज भी दिखाए हैं जिसमें पुलिस और अर्नव के बीच झड़प होती दिख रही है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि इंटरनेशनल उड़ानें शुरू करने पर बोले उड़ान मंत्री, कहा कई देशों ने अभी तक नहीं हटाई एंट्री से रोक। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कोरोना महामारी के बाद फ्लाइट पर लगी रोक को अभी तक कई देशों ने नहीं हटाया है। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने को लेकर मंगलवार को पुरी ने कहा कि उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ देशों में अभी तक भारतीयों के प्रवेश पर लगी पाबंदी नहीं हटी है। इन देशों की
ओर से जो पाबंदियां लगाई हैं उनके हटाए जाने के बाद सरकार फिर से उड़ानों को शुरू करने के लिए तैयार है। मंगलवार को हरदीप पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि हम 6 मई 2020 से वंदे मातरम मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रहे हैं। अभी भी खाड़ी के कुछ देशों सहित कुछ देशों ने अब तक भारतीयों के प्रवेश पर लगी रोक नहीं हटाई है। जब भी ये देश पाबंदी हटाएंगे हम इन देशों के लिए उड़ान शुरू करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि भारत में 23 मार्च से कोरोना वायरस महामारी के चलते नियमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थगित हैं। घरेलू उड़ानें भी उस समय रोक दी गई थी, बाद में घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी बंद है। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि क्या है देश भर में सोने और चांदी के भाव। चांदी में 1200 रुपए से ज्यादा की गिरावट, सोने में मामूली बढ़त। जाने क्या है आज का सोने का दाम। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय बाजारों में गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आज लगातार दूसरे दिन इसकी कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में 111 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान चांदी के दाम में गिरावट आई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम 1200 रुपए से ज्यादा घट गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों के इंतजार में बाजार सहमा हुआ है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,632 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी मंगलवार को 61,935 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। और दोस्तों मैं अगली खबर में बता देते हैं क्या है आज देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर की आशंका, दक्षिण के कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। जी हम बात करें कि मौसम विभाग IMD ने देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर के राज्यों में एक और जहां बारिश के आसार जताए हैं, वहीं पश्चिम के कुछ राज्यों में शीतलहर की आशंका जाहिर की है। IMD के अनुसार रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में शीतलहर की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार बाकी देश में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।